किसान भाइयों नमस्कार। मैं आपको किसान कल्याणकारी क्लब उत्तर प्रदेश के तरफ से कुछ अपने ऐसे अनुभव को शेयर करना चाहता हूं जो आपकी खेती में लाभदायक सिद्ध हो सकता है। हम यहां पर बात करेंगे औषधि एवं सुगंध पौधों की खेती के बारे में। बहुत से किसानों को ऐसे चीज़ों का नहीं पता है कि हमको कब खेती करनी चाहिए, उसके पहले जो है क्या क्या जो है आवश्यक चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए और वह खेती को शुरू कर देते हैं और बाद में पछता। देखिए, ये औषधि एवं सुगंध पौधों की खेती यह पारंपरिक खेती नहीं है, यह व्यावसायिक खेती है। व्यावसायिक खेती करने के लिए आपको एक व्यवसाय की तरह रात दिन उसके बारे में सोचना पड़ता है, करना पड़ता है और बहुत सारी जानकारी लेने के बाद ही आप इसको जो है करें। जब औषधि एवं सुगंध पौधों की खेती करने की बात सोचें तो मुख्य 3 बातों को अवश्य ध्यान में रखें। सबसे पहले वह बात है कि आप इसका लेखा जोखा तैयार कर लें कि आपको प्रति हेक्टेयर जो है कितना लाभ मिलने वाला है। और इसके लिए सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि हम लोग उसके जो उपज है, जो उसका उत्पादन है, उसका अधिक से अधिक के अनुसार जो है लेखा जोखा देखते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे किसी ने बताया कि 18 से 25 क्विंटल तक इसमें खस की जड़ निकलेगी प्रति हेक्टेयर में, तो आप 18 से नहीं बल्कि आप 16 से ही आप करें, 17 से करें, लेकिन मैक्सिमम 18 रखें। और इससे जो है आप अपने बाजार भाव को देखकर और आगे के बाजार भाव में थोड़ा सा कम करके और तभी इसकी जो है लेखा जोखा तैयार करें। यदि आप सुगंध पौधों की खेती करना चाहते हैं तो आसवन के लिए यंत्र जो है होना बहुत ज़रूरी है। यदि आप छोटे किसान हैं, आप उतना यंत्र नहीं रख सकते, तो आसपास में कहाँ पर इसकी जो है आसवन बीज से तेल निकाला जाएगा, इसकी जानकारी आपको पहले से होनी चाहिए। तीसरी बात हम कह रहे हैं बाजार भाव के बारे में। ये 3 ऐसे कारक हैं कि आपको बहुत अधिक ध्यान देना है। और बाजार भाव में सबसे अच्छा यह होता है कि आप यह पता कर लें कि आपका तेल या आपका जो है औषधि, इन सब बातों का ध्यान रखते हुए ही आपको खेती के लिए तैयार होना चाहिए और अपनी इच्छा बनानी चाहिए। हम इस बात को बताना चाहेंगे कि किसान इस बात को देखकर कि बहुत अच्छा जो है महंगा इसका जो है तेल बिकता है या ये उत्पाद है जो औषधि पौधों से मिल रहा है, चाहे वो सतावर की खेती करनी हो, चाहे आपको जीरेनियम की खेती करनी हो, आपने देखा कि महंगा है और इसके बाद जो है आपने लगा दिया। लगाने के बाद आपके पास कोई जानकारी नहीं है। लेकिन इस तरह से नहीं लगाया जाता है। औषधि एवं सुगंध पौधों की खेती करने के लिए सबसे पहले आप भूमि का चुनाव करें। भूमि कैसी होनी चाहिए? भूमि, यदि आप फसलों की खेती करना चाहते हैं, इसमें सबसे आवश्यक है कि जल का निकास हो। यदि जल का निकास नहीं है, यदि 1-2 महीने पानी लगता है, तो उस जगहों पर खस जैसी जो है फसल को आप लगा सकते हैं। खस में यह चीज़ है कि वह 1-2 महीने जो है आपके, यदि जलमग्न है स्थान तो उसको जो है वो सह सकता है। लेकिन यदि आप जीरेनियम की खेती के लिए जहाँ पर जल लगना हो लगा देंगे तो वह कभी भी सफल आप नहीं होंगे। वैसे जीरेनियम को यदि आप अक्टूबर में लगाएंगे और उसको जो है मई तक ले जाएंगे तो 2 कटिंग आप आसानी से ले सकते हैं। इसलिए इस समय जल की कोई बात नहीं रहती है। लेकिन इसका आपको ध्यान रखना होगा कि उस स्थिति में भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि पानी देर तक रुके। उसके लिए कई विधियां हैं उसको लगाने की, उसके ऊपर जो है ध्यान रखना चाहिए। भूमि के बाद जो है आप इसके बाद ध्यान रखेंगे कि मिट्टी का प्रकार क्या है। अब समझिए कि यदि मिट्टी में बालू की मात्रा ज़्यादा है तो जितने भी जड़ वाली फसलें हैं जिनके जड़ से तेल निकालना हो या जड़ से, जैसे अश्वगंधा है, उस सरपेंटाइना है, आपका सतावर है, तो इसके लिए आसानी से आप उसकी खुदाई कर सकते हैं और जड़ भाई फैलेगा भी। क्योंकि मिट्टी के प्रकार में ये है कि यदि बालू की मात्रा ज़्यादा है तो उसमें एयर स्पेस भी ज़्यादा बनता है और हवा ज़्यादा उसमें जाती है, तो उससे आपकी फसल जो है, जो उसका उत्पाद है वो ज़्यादा होता है। यदि मान लीजिए कि आप खस की खेती करना चाहते हैं तो इसका ज़रूर ध्यान रखें कि बालू की मात्रा उसमें है कि नहीं है।
यदि मिट्टी वहाँ की भारी है तो उसके अंदर लेमन ग्रास या उसके अंदर और तरह की वो फसलें लगाएं जैसे पामारोजा है या उस तरह की लगाएं जैसे काल मेघ है, और जिसके ऊपर के भाग को आपको उपयोग में लाना है। इसी तरह से आप इसका भी ध्यान रखें कि मौसम कैसा है, जलवायु कैसी है। यदि गर्मी के महीनों में के लिए आपको खेती करना है औषधीय पौधों का, तो आप जो है मेंथाल मिंट की खेती आप 3 महीने के अंदर ले सकते हैं। उससे आपको जो है अतिरिक्त लाभ मिलेगा और आपकी पारंपरिक खेती भी जो है उससे वो प्रभावित नहीं होगी। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि यह जो है खेत को बिगाड़ देता है। ऐसी बात नहीं है। आप बाराबंकी के क्षेत्रों में जाएं और देखें वो किसान कैसे कर रहे हैं। आप ज़्यादा दोहन करेंगे और उसके अंदर जीवांश नहीं डालेंगे तो वास्तव में जो है आप परेशान होंगे और खेती अच्छी नहीं कर पाएंगे। उर्वरक पर से अपना ध्यान हटा करके औषधीय पौधों की या सघन पौधों की खेती करने में आपको जैविक खाद का प्रयोग करना चाहिए और किसी भी प्रकार का जो है पेस्टिसाइड जो है नहीं डालना है। आपको निराई गुड़ाई के लिए भी 45 दिन के अंदर आपको रुपाई के बाद जो है या बीज लगाने के बाद आप तुरंत जो है उसकी 45 दिन के अंदर ऐसी व्यवस्था रखें कि आप जो है उसकी निराई गुड़ाई कर सकें, उसमें के खरपतवार निकाल सकें। यदि आप इंटरक्रॉपिंग कर रहे हैं तो उसके बीच में ऐसी फसल लें कि जो जल्दी से जल्दी हो जाए और वह जो है अभी आपका पौधा इस्टेब्लिश न हो उसके पहले या उस स्तर तक के बराबर में आ जाए और उसको काट लें। इस तरह के आप जो है इंटरक्रॉपिंग भी इसमें सफसली खेती भी कर सकते हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब भूमि का आपका चुनाव हो गया तो उसके बाद उसके आधार पर निश्चित कर लें कि कौन सी खेती करनी है औषधीय अंशद फसलों की। तो आप उन्नतशील पौध या बीज जो भी उस औषधीय अंशद पौधों का होता हो उसके बारे में विशेष ध्यान दें और जो इसके एक्सपर्ट हैं, जो लोग इसको जानते हैं, जैसे सिमेप के वैज्ञानिक जानते हैं इसके बारे में, उनसे आप जरूर बात करें कि आजकल की नई उत्तम उन्नतशील जाति कौन सी है। यदि इसका ध्यान रखेंगे तभी आप जो है अच्छा उत्पादन उससे ले सकते हैं, क्योंकि जो उन्नतशील प्रजाति है उसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। और कई ऐसी हैं, जैसे मान लीजिए आप खेती कर रहे हैं जिरेनियम की, आप खेती कर रहे हैं सतावर की, आप खेती कर रहे हैं और सब की, तो सब में की वैरायटी हैं। इसके बाद आप इसका अवश्य ध्यान रखें कि किसी भी खेत में औषधीय सुगंध पौधे में ज़्यादा पानी न लगावें। पानी जो है ऐसा लगावें जो सूख जाया करे। केवल जैसे कोई वच की खेती कर रहा है, एकोरस कैलमस की, या कोई जो है मेंथा की खेती कर रहा है, तो उसके लिए जो है वो वहाँ पर मॉइस्चर लगातार बने रहना चाहिए, नहीं तो आप अच्छा उपज नहीं पाएंगे। लेकिन अन्य फसलें हैं उनमें यदि पानी चलाना भी है तो एक बार पानी चले, हल्का चले, और उसके बाद आप जो है उस हल्के पानी के बाद जैसे लेमन ग्रास की आप खेती कर रहे हों तो उसकी खरपतवार की सफाई करके और पुनः एक जो है यदि आपके पास नत्रजन देने की सुविधा हो तो डाल दें, या तो जैविक खाद आप डालें। जब इसकी खेती करें तो जैविक खाद का प्रयोग करें। इससे जो है आपका हानि नहीं होगा बल्कि आपके जीवांश जो है बने रहेंगे आपके खेतों में। जब आप जो है उन्नतशील जात को लगा दिए, आपका भूमि का चयन हो गया, आपने जल निकास की व्यवस्था देख ली, आप ये देखिए क्या श्रमिकों की क्या स्थिति है। यदि आपके पास श्रमिक हैं तो आपके पास अच्छी वह भी खेती हो सकती है औषधीय सुगंध पौधों की जिसमें कि आप ज़्यादा लेबर लगते हैं, ज़्यादा परिश्रम होता है। लेकिन आपको मैकेनिकल खेती यदि करनी है, जैसे छोटे मोटे की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे ब्रश कटर से आप हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग होती है लेमन ग्रास की, हमने देखा भी है। तो आप जो है रीपर से जो है मान लीजिए कि खस की कटाई कर रहे हैं तो वो भी अच्छी बात है, लेकिन ये सभी लोग, सभी किसान जो है इसको नहीं रख सकते हैं और हो सकता है कि उपलब्धता ना हो। तो उस अवस्था में श्रमिकों का बहुत बड़ा योगदान है और श्रमिक की स्थिति को देख के ही खेती करें। अब समय से बुआई करना बहुत महत्वपूर्ण है और समय से इसको कटाई करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे आप खस की खेती कर रहे हैं, आपने लगा तो दिया, लेकिन काटने के समय आपने
नवंबर में और दिसंबर में न निकाल के आप यदि मार्च में निकालते हैं या अप्रैल में निकालते हैं जड़ को, तो आप समझ लीजिए कि आपके जो आपको नुकसान होना है, आपको फायदा नहीं होना है। इसके बराबर ध्यान रखें इस बात को। तो इस व्यावसायिक खेती में व्यवसाय की तरह आप जुड़ें। ये ऐसे ना जुड़े कि हमने जो है खेती लगा दिया औषधीय पौधों की और वो जो है आपको जो है बहुत अच्छी आय देने जा रहा है। आपको दुगना तिगुना पारंपरिक खेती से तभी लाभ होगा जब आप इन विषयों पर जो है ध्यान देंगे। ये मुख्य कारण है। कटाई भी जो है इस तरह से होनी चाहिए कि साफ सुथरे ढंग से उसकी होनी चाहिए। अब कुछ फसलें ऐसी हैं कि कई बार लगा दीजिए, 5 वर्ष तक उसकी कटाई करते रहिए, जैसे पामारोजा है, लेमन ग्रास है, सिट्रोनेला है, या सतावर जो है लंबे समय तक होता है, वह जो है 2 बरस तक चलता है। अब 2 बरस कौन इंतजार करेगा? तो उसमें कोई सा फसली खेती कर सकते हैं उसके साथ। ऐसे ही जब आपकी कटाई हो गई तो प्रोसेसिंग के ऊपर लंबे समय तक ज़्यादा धूप में सुखाने से समस्या पैदा होती है कि उसके कुछ अणु जो हैं, कुछ तत्व जो हैं, वो आपस में उनका विघटन हो सकता है। लेकिन इसको जो है रूम टेम्परेचर मतलब 40 डिग्री टेम्परेचर तक ही जो है इसको सुखाना चाहिए। थोड़ा सुखाने में टाइम ज़रूर लगेगा। यदि मान लीजिए आपके पास घर के अंदर कहीं पर या गोदाम बड़े कमरे में या इसको करना है, तो आप जो है उसके अंदर जाली बांध दीजिए लेयर में, और उन जालियों पर जो है रखिए। फर्श के बराबर की जालियां जो है 3-4 लेयर बना लीजिए, उसके ऊपर जो है वो रख दीजिए। आप उसमें पंखे भी चला सकते हैं सुखाने के लिए। यदि सुगंधित तेल वाले फसलों की खेती आप कर रहे हैं तो उसके अंदर आसवन यंत्र का होना बहुत ज़रूरी है। ये 2 तरह के मिलते हैं, एक तो आयरन मेटल वाले मिलते हैं और दूसरा SS स्टेनलेस स्टील वाले। स्टेनलेस स्टील वाले में खास बात यह है कि बहुत महंगे जो आपके औषधीय सुगंध पौधे हैं उनके उत्पादों को उसमें आसवन विधि से तेल निकाला जाता है। उसमें क्या खास बात है कि तेल भी ज़्यादा निकलता है अच्छी तरीके से और दीवारों से चिपकता नहीं है, इसलिए तेल जलता नहीं है, जला हुआ नहीं निकलता है और उसकी क्वालिटी जो है बरकरार रहती है। और वहीं पर जो है यदि आपको मेंथा का, लेमन ग्रास का, आपको अन्य जो सुगंधित पौधे हैं, पामारोजा भी है, जितना भी ऊपर का पौधे वाले औषधीय सुगंध पौधे हैं, यदि सुगंध पौधों से तेल निकालना है तो आप जो है उसको मेटल वाला या आयरन बेस वाला भी आप उपयोग में ला सकते हैं। कभी भी अज्ञानी जो डिजाइनर होते हैं उनसे जो है कभी भी जो है ना बनवाएं अपने से कि ये तो सस्ता पड़ेगा, बल्कि इसमें एक्सपर्ट की राय लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें एक कंडेंसर होता है। उस कंडेंसर का बहुत बड़ा जो है योगदान है तेल निकालने में। तो इसके बारे में यदि सिमेप लखनऊ के वैज्ञानिक या आपको और कोई डिजाइनर मिल जाए जो इंजीनियरिंग किया हो और केमिकल इंजीनियर हो, तो अच्छी तरीके से वो आपको बता सकता है कि किस तरह से ज़्यादा तेल आएगा। आसवन यंत्र में जो आप ऊर्जा के लिए, आग के लिए जिसका प्रयोग करते हैं, तो इन फसलों में जो एक बार तेल निकालने के बाद जो बच जाता है अवशेष, उसको धूप में सुखा लें और उसको जो है आप उपयोग में ला सकते हैं। और इसके पहले पहली बार जब चलाते हैं तो लकड़ी वगैरह जो है खरीद करके उसको उपयोग में ला सकते हैं, या आपके फार्म पर अरहर के डंठल होंगे या गन्ने का जो है जूस निकालने के बाद जो बचता है, खोइया जिसको कहते हैं, उसको आप उपयोग में ला सकते हैं। जब आपका तेल तैयार हो गया तो उसको रखना जो है बहुत महत्वपूर्ण है। आप उसको रखने के लिए आप एल्युमिनियम के बड़े बड़े बाटल मिलते हैं या प्लास्टिक के अच्छे क्वालिटी के बाटल मिलते हैं, उसके अंदर ही रखिए। तेल रखने के पहले अच्छी तरीके से सफाई कर लें, उसमें किसी प्रकार की गंध नहीं होनी चाहिए, महक नहीं होनी चाहिए, और तब उसके बाद जो अच्छी तरह से ऊपर से उसको बंद करना। कई जगह कुछ केमिकल भी डाले जाते हैं कि उसमें का जो पानी रह जाता है तेल में, वो जो है वो उसको सोख ले, या कई जगह पर जो है छानते वक्त जो है इसका ध्यान रखा जाता है कि उसके अंदर जो है पानी ना जाने पाए। तो आपका शुद्ध तेल अब तैयार हो गया। अब जिससे भी आपने बात किया है तेल लेने के लिए, उसको आप बात करिए, और उससे यदि अनुबंध कर रखा है तो और बहुत बड़ी बात है।
आप उनके यहाँ बेचें। इसमें कई लोगों का सहयोग ले सकते हैं, जैसे जो एक्सपर्ट हों। करंट रेट को आप इंटरनेट से भी पता कर सकते हैं क्या चल रहा है और कौन कौन इसके खरीदार हैं, उस पर भी मालूम हो जाता है। और इस तरह से आप औषधीय मुस्कंद पौधों की खेती करेंगे तो आपको आय अच्छी मिलेगी और बाद में पछताने की बात नहीं होगी। देखिए, मैं पुनः इसको बताना चाहूँगा कि बाजार भाव को निश्चित करना आपका काम है। दूसरी बात कि आसवन यंत्र की व्यवस्था करना है आपका काम है। और तीसरी बात, लेखा जोखा पहले तैयार करके खूब सोच समझ के खेती करें, अन्यथा न करें, ज़्यादा अच्छा होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब करें, देखें और आगे भी शेयर करें, जिससे कि हम आपको आगे भी तरह तरह की चीज़ें अपने अनुभव के अनुसार बताते रहें। यह मेरा एक अनुभव था जिसमें मैंने देखा कि बहुत से किसान बाद में कहते हैं कि हमारा तेल नहीं बिक रहा है। मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आते हैं और मेरे को बहुत अधिक दुख होता है कि इन्होंने लगाने के बाद और इसके बाद अब जो है देख रहे हैं कि कहाँ बिकेगा। कुछ लोग हमको समझते हैं कि मैं जो मार्केटिंग का काम करता हूँ। मैं एक भी मार्केटिंग का काम नहीं करता हूँ, मेरा से कोई मतलब नहीं है मार्केटिंग। हम आपको फ्री में टेक्नोलॉजी बता सकते हैं कि किसको लगावें, कैसे लगावें, कहाँ लगावें, कैसी होगी क्रॉप, इसके बारे में हम एग्रो टेक्नोलॉजी हम बता सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कृपया जितने भी मुख्य कारक हमने बताए हैं इनको ध्यान रखें और उसके बाद इसकी खेती करें। धन्यवाद।